अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल आज। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। इस नॉवल के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। दरिया सोच सोच कर थक चुकी थी कि अब क्या करे, कहाँ जाए। वापस तो हरगिज नहीं जाऊंगी। अब फिर यहाँ भी तो नहीं रह सकती। क्या करूँ? ये क्या मुसीबत आन पड़ी है मुझ पर। वो चिड़चिड़ी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम के आवाज़ पर सॉरी, हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। कनान ने दरिया को हॉस्टल पर में एडमिट करवाया। उसका बीपी बढ़ गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और कुछ गिरने पर जो पत्थर सर पर लगा था उसकी भी चोट आई थी। कनान परेशान था कि वो आधी रात को इस हालत में घर से क्यों भागी थी। क्या अंकल भी नहीं जानते होंगे आखिर ऐसे क्या वजह हो गई। वो मुसलसल यही सोच रहा जा रहा था। आखिर थक हार कर सुबह 8 बजे के करीब वो हयात हाउस के सामने था। चौकीदार को देखकर उसकी तरफ गया। मुझे मोहसिन हयात साहब से मिलना है। कनान ने चौकीदार को आने का मकसद बताया। वो साहब को तो इंतकाल हो कर चुका है। वो साहब तो इंतकाल कर चुका 2 साल पहले। चौकीदार ने बड़ा इंकशाफ किया। करान उनकी मौत से बेखबर था। ओह, तो फिर घर में कौन है इस वक्त? वो जी साहब का बेगम और उनका बेटा है घर पर। अच्छा, मुझे मिलना है उनसे। मैं मोहसिन साहब के जानने वाला हूँ और नगीन साहिबा भी जानती हैं मुझे। चौकीदार ने अपनी बेगम साहिबा का नाम सुना तो फौरन गेट वो करवा दिया। जो इकरान आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ाता अंदर दाखिल हुआ। लाउंज खाली था। वो आगे बढ़ा के दाएँ जाने बातों की आवाज़ आई। कनान थोड़ा और आगे हुआ। कनान ने माँ-बेटी की सारी घटिया गुफ्तगू सुनी और उल्टे कदमों वापस पलटा। वापसी पर वो सोच चुका था कि उसे अब क्या करना है। दरिया सोच-सोच कर थक चुकी थी कि अब क्या करे, कहाँ जाए। वापस हरगिज़ नहीं जाऊँगी। अब फिर यहाँ भी तो नहीं रह सकती। क्या करूँ? ये क्या मुसीबत आन पड़ी है मुझसे। और चिड़चिड़ी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ पर वो दरिया पट्टी पीछे कनान लाशौरी अपनी पूरी आबोताब से खड़ा था। बाजू पर कोट डाले, टाई ढीली किए, थका थका सा। वो ऑफिस से सीधा उसी के पास आया था, इसलिए चेंज भी नहीं किया था। सलाम का जवाब ना पाकर वो फिर से बोला, कैसी तबीयत है आपकी? मैं जीऊँ या मरूँ, तुमसे मतलब। वो बदतमीजी से बोली। करान ने उसकी बात ने तकलीफ उसको मनान को उसकी बात ने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन खामोशी से उसकी खूबसूरत बुझे बुझे से जर्द चेहरे को आंखों से दिल में उतारने लगा। दरिया उसकी नजरों से कंफ्यूज हुई। दरिया, अंकल की डेथ का पता चला, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। वो मध्यम से बोला, अच्छा तुम्हें किसी के दुख पर अफसोस हुआ भी होता है? इट्स अ ट्रेंज विद ज़ाया। दरिया, वो लोग नगीन के तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम अब वहाँ हरगिज़ नहीं जाओगी। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? अपनी औकात में रहो। मैं अपनी औकात में ही हूँ। और जहाँ तक हुक्म चलाने की बात है तो वो ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो जाएगी। वो मुस्कुराया। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। कुछ नहीं, मैं खाना भिजवाता हूँ, खा लेना। मेरे साथ बैठ कर तो खाओगी नहीं? मैं जा क्योंकि मैं इस काबिल जो नहीं। कनान ने शरारत से कहा और मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। दरिया उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट में गुम वहीं खड़ी रह गई। सुबह कनान जाने से पहले उसके कमरे में आया। वो सो रही थी। उसके सोने का फ़ायदा उठाकर कनान ने खूब यार किया। उसकी नज़रों की तपिश ने दरिया को सोते में डिस्टर्ब किया। उसने करवट बदलनी चाहिए तो कनान जल्दी से बाहर की जानिब लपका कि कहीं वो देख ना ले, वरना फिर से कोई नया इल्ज़ाम जारी कर देगी। करवट बदलते हुए दरिया की आँख खुली। उसने कनान को कमरे से निकलते देखा तो जल्दी से उठ बैठी। ये क्या कर रहा है? क्यों आया था यहाँ? ये क्या इस कमरे में? कहीं ये भी आज़र की तरह तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर मुझे क्या पता कैसा है। मेरी तो 2-4 मुलाकातें ही हुई हैं उससे बस। और ये तो लंदन में भी रह चुका है। हो सकता है ये भी मेरे अकेले होने का फ़ायदा उठाना चाहता हो, क्योंकि वो जानता है कि बाबा भी चले गए हैं। मेरा तो कोई नहीं है उस बात पर। और वो रोने लगी। जब दिल खोल कर रो चुकी तो मुँह हाथ धोकर बाहर आई। बीबी जी, आपको चाहिए? आपको? मैं लास्ट में जल्दी से उसके पास आई। हाँ, वो मुझे भूख लगी है। नाश्ता? वो हिचकिचाई। जी, मैं अभी लाती हूँ जी। आप बैठे यहाँ। वो दरिया को बिठाकर खुद किचन में गायब हो गई। चंद मिनट बाद वो फ्रेश नाश्ते लिए हाजिर थी। बीबी जी, कुछ और भी चाहिए तो बता दे। वो मुअद्दब सी बोली। नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। दरिया नाश्ता ख़त्म किया और अब वो आगे का सोचने के काबिल थी। खराम शोरूम में बिजी था कि सेल बचा। उसने नंबर देखकर कॉल ओके की। अबे किधर गुम है? दूसरी तरफ छोड़ते ही पूछा गया। अगर तू मुसलमान है तो मुसलमान पहले सलाम दुआ करते हैं, फिर कोई और बात करते हैं। कनान ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। हाँ तो कर सलाम, मैंने कब रोका है? दूसरी तरफ भी अरहम था जिसने शर्मिंदा होना सीखा ही कब था। बोल, क्यों फ़ोन किया है? कनान जानता था वो डीठ है। तू बता किधर गुम है? कोई अता पता नहीं। एक वो बीवी का गुलाम, दूसरा तू जो है तो कुंवारा। पर शट अप अरहम, बी सीरियस। मैं यहाँ फारिग नहीं बैठा जो तेरी बकवास सुनूं। कोई काम की बात है तो कर, वरना बाय। ओ हेलो, तेरा मतलब मैं फारिग हूँ? आखिर कहना क्या चाहता है तू? बोल साले। कौन सा कानून का खजाना लग रहा
ہاتھ لگ گیا ہے جو زمین میں نہیں زمین میں نہیں پر نہیں آ رہا پتا، اور ہم بھڑک اٹھا تھا۔ کنعان اس کی بات پر ہنسا، قارون کا خزانہ تو واقعی ہاتھ لگ چکا ہے۔ وہ تصویر میں دریا کو یاد کر کے مسکرایا، اوئے تو دنیا میں ہی ہے یا گزر گیا ابھی ابھی؟ اور ہم نے اس کی خاموشی پر دانت کچکچائے۔ میں زندہ ہوں اور اس بات کا یقین دلانے شام کو آ رہا ہوں تیری طرف، ویٹ بائے۔ کنعان نے اپنی بات مکمل کر کے کال بند کیا اور ہم نے فون کو گھورا۔ اوکے ڈیئر، آئی ول بی ویٹنگ۔ وہ مسکرایا۔ دریا نے ناشتے کے بعد وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ گیٹ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، وہ چوکیدار سے ذرا روب سے بولی۔ ہم معافی چاہتے ہیں صاحب لوگ ہم کو منع کر کے گیا ہے، کسی کو باہر جانا نہیں جانے دینا، اس واسطے اگر آپ کو باہر جانا ہے تو صاحب جی سے بات کر لو۔ بیگم صاحب، چوکیدار نے تفصیل بتایا، بھاڑ میں گئے تم اور تمہارے صاحب، کھولو گیٹ، مجھے جانا ہے، سمجھے؟ دریا کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ ہم آپ سے معافی چاہتا ہے بیگم صاحب، ہم اپنے صاحب لوگوں کے حکم پر ہی گیٹ کھولیں گے، آپ ان سے بات کر لو۔ چوکیدار نے سیل اس کی طرف بڑھا۔ دریا نے سیل چپڑنے کے انداز میں پکڑا اور کان سے لگایا۔ فون بند تھا۔ لو جی، نئی مصیبت، وہ چڑی۔ یہ لو پکڑو موبائل، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، تم سمیت تمہارے صاحب لوگ کو سمجھے؟ دریا پاؤں پٹکتی اندر بڑھی۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ تم کنعان لاشاری، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے یوں قید کرو، چھوڑوں گی نہیں، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جیسی ماں ویسا بیٹا، ذلیل کمینے، نہیں چھوڑوں گی۔ تم سب کو ہم ہی ملے ہیں ہر بار اذیت دینے کے لیے، سب کچھ تو چھین چکے ہو تم سب، اب بچی کچی عزت تم اس طرح چھینو گے؟ کنعان لاشاری وہ گھٹنوں میں سر دیے سسکنے لگی۔ کنعان واپس آیا تو چوکیدار کی زبانی اسے پتا چلا کہ دریا یہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ اوہ ہو، تو عزت راس نہیں محترمہ کو، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ کنعان نے سیل نکالا اور ارہم کا نمبر، ارے یار خیرے تو ابھی تو نہیں نکلا ہے یہاں سے؟ ارہم نے اب پک پک کرتے ہی پوچھا۔ ہاں یار سن، وہی سب ایک ہفتہ بعد نہیں بلکہ کل ہی ہوگا، تو انتظام کر لینا سب، اور ہاں ولی سے بھی بات کر کے بتا دے اسے۔ پر ہوا کیا ہے یار، کچھ تو بتا، تو جو 20 منٹ میں پروگرام بدل دیا؟ ارہم حیران تھا۔ مل کر بتاتا ہوں، فی الحال تو وہ کر جو کہا، اوکے بائے۔ ایک تو ہر وقت ہوا کہ گھوڑے پر سوار رہتا ہے ڈیش، ارہم کو اس کا صرف اپنی بات کر کے کال کاٹنا ازل سے سخت ناپسند تھا۔ کنعان چینج کر کے روم میں داخل ہو کر کمرے کے وسط میں دریا کو کھڑے پایا۔ دریا اسے دیکھتی ہی بھوکی شیرنی بنی اس کی جانب لپکی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میرے ساتھ یہ سب کرو؟ میں منہ توڑ دوں گی تمہارا، قتل کر دوں گی تمہیں، جس طرح میرے گھر والوں کو مارا اب تمہارے گھر والوں کی باری ہے، شروعات تم سے کروں گی۔ کنعان لاشاری، وہ دریا اس کا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ کنعان ساکت کھڑا تھا، خود کو چھڑوانے کی کوشش نہ کی۔ دریا نے اپنی طاقت کے مطابق اسے خوب جھنجھوڑا، اس کے سینے پر مکے مارے، اس کے پیروں کو اپنے جوتے سے رگڑا، اور اب وہ اپنے پاؤں اوپر کیے اس کا گلا دبا رہی تھی پوری قوت سے۔ کنعان اب بھی ساکت تھا۔ دریا نے اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑے، جگہ جگہ سے گھسوٹا، حتیٰ کہ خون رسنے لگا۔ خون کے لگنے سے پر کنعان ایسے کھڑا رہا جیسے وہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دریا تھک ہار کر گھسیٹتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ کنعان اس کو روتے ہوتے دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ وہ ذرا فاصلے پر اس کے برابر نیچے بیٹھ گیا۔ دریا، پیار سے پکارا گیا۔ دریا، اپنے روم میں جاؤ، کل بات ہوگی، کل ہمارا نکاح ہے۔ کنعان نے دھماکہ کیا۔ دریا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور ناسمجھی کے انداز میں کنعان کو دیکھنے لگی۔ ہو جا میری، کہ اتنی محبت دوں گا تجھے، لوگ حسرت کریں گے تیرے جیسے نصیب پانے کی۔ تم پاگل ہو گیا یا پھر مجھے تو پاگل سمجھتے ہو؟ تم جیسے گھٹیا انسان سے نکاح کروں گی میں؟ بھڑے خاندان میں میرے باپ کی عزت چھالنے والے کو میں قبول کروں گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ ہاؤ فنی، شاید تم نے پی رکھی ہے کنعان لاشاری جو بنا سوچے سمجھے بکواس کرے ہو۔ دریا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو رہا تھا۔ تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو، جو کرنا ہے کر لو، نکاح ہوگا اور کل ہی ہوگا، سمجھی تم؟ وہ بھی تو بدو بولا، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے خاندان پر، سمجھے؟ اور دیکھتی ہوں کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ زبردستی۔ مت بھولو کنعان لاشاری کے دکھی دل کی آہ عرش الہی تک بنا کسی رکاوٹ کے جاتی ہے، اور تم سب اپنی اکلوتی بہن سے محبت بھی بہت کرتے ہو، کہیں میری بددعا کسی کو برباد بھی نہ کر دے۔ دریا دھمکی دے کر آنسو پوंچھتی سزائیہ ہنسی۔ یہ بھی کر دیکھو دریا حیات، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، مجھے کسی کی خوشی کے غم سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صرف اپنی خوشی، اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔
दैट्स इट। और इसके लिए मैं ज़बरदस्ती करने को भी तैयार हूँ। कनान ने अपनी अपनी लाल आंखें दरिया की आंखों में गाड़े बोला। दरिया की धड़कन बढ़ी, उसका दो टोक अंदाज देख रहा था। देखकर अगर ये ज़बरदस्ती भी करे तो मुझे कौन बचाएगा उससे? कोई भी नहीं। मैं यूं ही किसी ना किसी का तरन वाला बनती रही रहूंगी। आज इसका तो कल किसी और का। ये तो निकाह करने का कह रहा है, मुझे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, फिर अपने सारे बदले एक एक करके चुकाऊंगी। हाँ, यही ठीक है। और सोचती हुई बाहर दरवाजे की तरफ गई। कनान ने हैरत से उसे खामोशी से जाते देखा। हेलो, आज हम तुमसे निकाह इश्क करते हैं, हमें तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। दरिया हयात वल्द महसन हयात, क्या आपको कनाल लाशारी वल्द कमाल लाशारी से निकाह कबूल है? इस वक्त लॉन में अरहम ने एक छोटी सी करीब की अरेंजमेंट कर रखी थी। वो दरिया और कनान के अलावा वो कनान के दोस्त और चंद जाने वाले मौजूद थे। घर का कोई नफूस वहाँ मौजूद ना था। दरिया को अच्छा लगा ये जान करके कनान ने एतबार से किसी को नहीं बुलाया। वो खुद वहाँ जाकर सबको शौक करना चाहती थी, ख़ास कर बीजान को। दरिया, आप कहाँ? आप हाँ तो कहीं मिसिस वली दरिया के साथ ही सोफे पर मौजूद थी, उसके कान में बोली। एक बार तो दरिया का दिल चाहा कि वह इनकार करके अपना बदला चुका दे, मगर फिर दिल ने नफ़ी की और इतनी कम सज़ा नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने हाँ में सर हिलाया और पेन पकड़े धड़ इधड़ धड़ाधड़ साइन धड़ाधड़ साइन कर दिए। दूसरी तरफ कनान ने उसके साइन करने पर रोकी, सांस बहाल की। यूं बखेरा आफियत 4 साल के वक्फे के बाद उन दोनों का निकाह हुआ गया। बीचा ने वापसी पर चंद धमकियों से मीरब की बोलती बंद करवा दी थी। मीरब खामोश हो गई थी और कमाल लाशारी को हैंडल करना ना बीजान के लिए मुश्किल न था। पीछे 35 साल ये वो काम करती आ रही थी। वो लोग मीरब को हॉस्टल ड्रॉप करके वापस एबटाबाद के लिए रवाना हो चुके। बीजान और कमाल लाशारी अरसा के साथ हो रहे थे प्रपोजल लेकर। कनान का भी दिल चाह रहा था साथ साथ जाने को, मगर बीजान के मना करने पर खामोश हो गया था। माँ की प्लानिंग की खबर जो ना थी बेचारे को। वो लोग शाम तक वापस पहुंचे थे। इस दौरान कनान को इसके दोनों भाइयों ने इस ताबी पर जो खूब छेड़ा था। अब भी वो सब हाल रूम में हाल रूम में बैठे कनान की टांगे खींच रहे थे। अल्लाह, देखो तो तो अभी से मजनू बना बैठा है, जो जब वो आएगी तब क्या होगा? मिसिस शाह का शान ने हंसते हुए छेड़ा। तब तो दिल भी बिछा देगा इसके रास्ते में जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे। मोहतरमा के अब के मिसिस हसान ने भी छेड़ा। आप लोगों का कोई और काम नहीं जो सुबह से मेरे पीछे पड़ी हैं? कनान मसनूई खुफकी से बोला। क्या यार भाई, समझाए अभी अपनी सोजात को। उसने पास बैठे दोनों भाइयों को खत्म किया जो मुस्कुराने में बिजी थे। ठीक है, तो कह रही हैं तो मैं तो खुद शॉक्ड हूँ तुम्हारे इतना सीरियस होने पर। खाशान के कहने पर हॉल में सबका मुश्तरका कहकर गूंजा। कराने भाई का घूरी दी। वैसे सच कहते हैं प्यार पागल कर देता है। हसान ने एक अदा से कहकर उसे आंख मारी। जो अब भी, मैं करान ने जो अब मैं करान ने क्वेश्चन फेंका जिसे वो कैच कर गया। और भाई मजनू कैसा फेल हो रहा है आज? वहाँ करवाने गए हैं बाबा? बीजान का शान ने हंसी दबाते पूछा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप सब के साथ तो बैठना ही फजूल है। कनान हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। और जब तुम्हारी बेगम साहब हमारे साथ ऐसे महफिल में बैठी होगी तब क्या करोगे? तो समन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब ये महफिल फजूल हरगिज़ नहीं होगी, इसलिए मैं भी इसका हिस्सा हूँगा। कनान डिटाई से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ मैं हाय मैं ओए होए के नारे बुलंद हुए। इतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। आ गए वो लोग। कौशान खड़ा हुआ। कनान जल्दी से वापस अपनी नशिस्त पर बैठा। आखिर को बातें भी तो सुननी थी। सब उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। उनके निकाह के बाद खाने की अरेंजमेंट थी। वहाँ मौजूद सब मेहमान खाने और बातों में मशगूल थे। हाँ जी, तो अब बताया मिस्टर मजनू, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? वो तीनों खाने की प्लेटें लिए खड़े थे जब अरहम ने पूछा। करान में सबर सा मुस्कुराया। वाह भाई, इतने सड़े मुँह से थोबड़े पर मुस्कुराहट क्या कहने? भाई भाभी के आते ही हमारे यार की बत्तीसियाँ। कनान के दप मार कर चुप करवाया। चुप करो दरिया, वरना अपनी बत्तीसी तड़वा बैठेगा। कनान ने मुस्कुराते हुए धमकी दी। और हम डरने की एक्टिंग करता पीछे खिसका। आई एम ऑल्सो हेयर फॉर यू मिस्टर कनान लाशारी। वलीद ने भी हंसते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। हाय हाँ भाई, आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर यू कनान मिस्टर कनान लाशारी। वलीद ने अपनी हंसते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। हाँ भाई जी, वली के बच्चे तो तू खुश होगा ही। अब ये साहब भी तेरे कैटेगरी में जो आ गए हैं। अरम की ज़ुबान पर फिर से खुजली हुई। द
उसने कैटेगरी का नाम भी डिसाइड किया था और अपने बारे में क्या ख़्याल है, तेरा कब बार है इस कैटेगरी में, क्या बुढ़ा होकर वज़ीर ने उसकी दुखती रग में पर हाथ रखा था। उसे कौन देगा अपनी बहन बेटी, ना अब और ना बुढ़ा होकर। करान की बात पर उन तीनों का मुश्तरका कहकहा गूंजा। अब कुछ फासले पर मौजूद दरिया ने सर उठाकर उसके हंसते हुए, ये तो आज भी इतना ही हैंडसम है जितना 5 साल पहले लगा पहली मुलाकात में। और हल्की ब्राउन चमकती आंखें भी, क्या इस शख्स को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। वो दरिया उसे हंसते देखकर सोच रही थी। संडे के रोज़ दरिया की फैमिली आ रही थी राजशाही पैलेस, इसलिए आज सुबह से ही मुलाजमों की दौरें लगी हुई थी। बीचान सब कुछ बहुओं के सपुर्द करके आराम से साइड पर हो चुकी थी। अब शमन और सिद्रा ही सबको देख रही थी। दोपहर के करीब वो लोग आए थे। मोहसिन साहब और नगीन बेगम खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। मोहसिनात का नान समेत हमारी फैमिली पसंद आ गई थी, इससे उन्होंने हाँ करने में देर नहीं की। मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद है लाशारी साहब, हमारी तरफ से इस रिश्ते को लेकर हाँ है। अब आगे का बताएं क्या इरादा है भाभी जी। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को मुखातिब किया। करान के तो मानो दिल में लड्डू फूट रहे थे। जी शुक्रिया हयात साहब, आपने हमें इस काबिल जाना। आगे का इरादा तो हमारी बेगम साहिबा ही तय करेंगे। माला शरीर ने बीवी की तरफ तंजिया नज़रों से देखकर कहा, जी ज़रूर भाभी, तो फिर क्या ख्याल मंगनी कर दी जाए। मोहसिन साहब ने बीजान से पूछा, नहीं भाईजान, जो मैं मंगनी के हक में नहीं हूँ। मंगनी एक कच्चा और नापायदार रिश्ता, इसलिए इस झंझट पढ़ने के बजाय हमें सीधा शादी की बात कर लेनी चाहिए। करार का दिल चाह रहा था कि माँ का मुँह चूम ले, मगर जाकर कैसे इसके दिल की फरियाद जान गई थी। वो डायरेक्ट शादी पर आ गई। जी, जी बिल्कुल, हमें कुछ वक़्त दें, हम भी जल्दी से शादी करने के ख़्वाह हैं। अब की बार नगीन ने लब कुशाई की। ज़्यादा वक़्त नहीं, बस अगले माह की कोई भी तारीख अभी फ़ाइनल कर लेते हैं। क्यों कमाल साहब, बीजन ने शौहर को घसीटा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अयाज साहब, हम अभी डेट फाइनल कर लेते हैं। हम कमाल ने बीवी की हमायत की। मोहसिनात ने उनके इतने इसरार पर मान गई। यूं एक माह बाद की तारीख फाइनल कर दी गई, मारिया और करान की शादी की। देवर जी, बहुत बड़े लड्डू फूट रहे हैं दिल में, जिनकी रोशनी चेहरे तक आ रही। समन ने कनान को छेड़कर तो जूस लेने किचन में आया था, तो क्या नहीं फूटनी चाहिए लड्डू। कनान ने भाभी की बात का मजा लिया। ज़रूर भाई, तुम्हारी खुशी के दिन है, ज़रूर खुश रहो, बल्कि हमेशा ऐसे ही रहो, हंसते मुस्कुराते। समन ने कुदरत का फैसला जाने बगैर दिल से दुआ दी। आमीन डियर लेडी। वो मुस्कुराया। मीरब का फ़ोन नहीं आया तो तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैं भी हैरान हूँ मीरब और कैसे सब्र से बैठी है वहाँ। करान उसके फ़ोन ना करने पर हैरान था। मुझे लगता है नाराज़ हो गई है, हमने उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हारी शादी भी तो फाइनल कर दी। जी, मुझे भी यूं ही लो शैतान का याद किया और शैतान हंसर कराने हंस कर का क्या मतलब कराने सेल समन के सामने लहराया, जहाँ मीरब को कॉलिंग कर आ रहा था। चलो अच्छी बात है, मुस्कुराई। कराने कॉल ओके की और किचन से निकल गया। यस माई स्वीट से याद आ गई भाई को। कराने शौक से कहा, कैसे हैं भाई। मीरब की अफसरदा सी आवाज़ सुनाई दी। फुट मेरा फ्रेश सा जवाब है, भाई आप लाहौर नहीं आएंगे अब? क्या मैं तो आना चाहता हूँ, पर बीचा ने मना कर दिया क्योंकि मेरी गुड़िया उदास हो गई है, या क्या? क्यों? करान ने प्यार से पूछा। भाई अगले माह की डेट फिक्स हो गई है आपकी शादी की, इतनी जल्दी क्या थी? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई तुम्हारी सहेली पर? और माइनर तुम्हारे घर आ जाएगी, यही चाहती थी ना तुम? मैं कराने हैरत से उसकी सूरत लहजे को, ऐसी बातें हैं भाई, मैं खुश हूँ, मैं घर आना चाहती हूँ, आप प्लीज़ ड्राइवर भिजवा दें 1-2 दिन में। तुम्हारी क्लासेस वो मैं कवर कर लूँगी, आप बस ड्राइवर भी भिजवा दें प्लीज़। ओके स्वीटी, मैं भिजवा दूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी भाई, खुदा हाफिज़। कनान मीरब के उत्तरे लहजे की वजह सोचने लगा। कनान रूम में आया तो दरिया रूम में मौजूद ना थी। वो मुस्कुराता हुआ उल्टे कदम वापस मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस दरिया। कनान ने उसे टेरेस पर खड़े देखा तो वापस आकर बोला। दरिया चांद की पर नजरें जमाए खड़ी रही। मैं आपसे मुखातिब हूँ मिसेस। उसने दरिया के कंधे पर गिर्द बाजू फैलाया। दरिया छटका खा कर पीछे हटी। ये क्या बदतमीजी है? उसे बदतमीजी नहीं, प्यार करते हैं मिसेस। वो मुस्कुराया। दरिया को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। अपनी लिमिट में रहो, समझी? लिमिट? हाँ हाँ हाँ, कनान ने कहका लगाया। कैसी लिमिट बेगम साहबा? आज तो हर लिमिट हट चुकी है ना? वो घेरता उसका क्या कहता भी फिर से उसके करीब आया। उफ, इनफ मिस्टर कनान, मैंने तुम्हारी बात क्या मान ली? तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। क्या समझते हो खुद को? जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, मैं मानती जाऊंगी। हाँ, अगर ऐसा सोच रहे हो तो होना, तुम ये तुम्हारी भूल है मिस्टर अंडरस्टैंड। मैं इतनी भी आराजा नहीं हूँ, समझे? तुम क्या हो वो इस दिल से पूछो। करान ने अपने दिल की तरफ इशारा किया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे दिल से पूछने की, तुम जाओ यहाँ से। जो चाहते थे वो क्या हो गया, अब मज़ीद की उम्मीद मत रखना। दरिया ने रुखाई से कहकर रुख मोड़ लिया। करान कुछ देर से खामोशी से देखता रह कर बोला, दरिया तुम्हारी मर्जी
दरिया तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। इसलिए तुम बेफ़िक्र रहो, मैं हरगिज़ तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इसलिए हर तरह की वसवसे दिल दिमाग से निकाल कर ज़िंदगी को गुज़ारना सीखो, मैं मुंतज़िर रहूँगा। मोहब्बत में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं है होती, जब तुम्हारा दिल चाहे तब मेरी हो जाना। ओहो मुंतज़िर, अब क़यामत तक मुंतज़िर ही रहना, समझे? दरिया ने उसे जाते देख कर सोचा। लाशारी पैलेस ने शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। अब बहुत कम दिन रह गए थे शादी में, हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। लाशारी खानदान के आखिरी बेटे की शादी थी, इसलिए बीचा ने दौरे नज़दीक से मेहमान में मधु किए थे। अक्सर करीबी रिश्तेदारों भी रिश्तेदार भी आ चुके थे, इसलिए हर रोज़ शाम को ढोलकी रखी जाती थी, गाने टपके गाए जाते। सभी खुश थे इसी रौनक में, सिवाय दो नफूस के। दो नफूस हकीकत से जो आगाह थे, इसलिए खुशी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। कमाल साहब ने एक और दफ़ा कनान की हकीकत बतानी चाहिए, फिर भी न जाने क्या सोचकर खामोश हो गए। और मीरब को भी दिल चाहता था कि भाई को सच बता दे, मगर बीचान की वजह से वो ज़ुबान खोलने से कासिर थी। काश वो जानती कि इसकी बंद ज़ुबान उसकी चहेती दोस्त के घर कितनी बड़ी तबाही लाने वाली है, तो हरगिज़ अपनी बात ज़ुबान ना सीती। दरिया और कनान के निकाह को 1 माह से ऊपर होने वाला था। दोबारा कनान ने कोई पेश और रिफ़्त नहीं की थी। सुबह ऑफ़िस चला जाता और शाम को या दोस्तों के पास या फिर अपने कमरे में मौजूद होता। उसकी रूटीन में कोई फ़र्क ना आया था। उस तब्दीली से वो अभी भी खुश था, जैसे चाहा था। उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ कर चुका था। वो उसकी थी अब हमेशा के लिए। फ़ासला थे तो क्या हुआ, वो उसी के घर में उसकी नज़रों के सामने थे। कनान को और क्या चाहिए था, वो यही तो चाहता था कि उसके आस-पास रहे और वो मौजूद थी अपनी तमाम तर खूबसूरती मासूमियत के साथ। इसलिए वो खुश था, बहुत खुश। अक्सर अपने पागलपन पर खुद ही हंस देता था। दरिया को हैरत हो रही थी, कितनी इतने दिन हो गए ना ये अपने घर गया और ना वहाँ से कोई आया, ना तो क्या वहाँ सब अभी भी अनजान है उसके निकाह से? अगर हाँ, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे लाशारी पैलेस तक ये बात पहुँचेगी, ख़ास कर बीचान तक? क्या हालत होगी आपकी जब जानेगी कि आपका लाडला चहेता बेटा आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ आपकी नापसंदीदा लड़की से शादी कर चुका है? उफ़! काश कि मैं देख सकूँ आपके चेहरे से उड़ता हुआ सुकून जो आप मेरे घर वालों से छीन ले गई थी। कितना मज़ा आने वाला है ना बीचान? दरिया इस्तज़ाइया हँसती हुई दिल ही दिल में बीचान से मुखातिब थी। लड़की कहाँ गुम हो भाई, मुझे अब बिल्कुल तुम्हारी समझ नहीं आ रही है मीरब। कहाँ तो मेरे बगैर रहना मुश्किल लगता था तुम्हें, और कहाँ अब तो इतने सारे दिन बिना बात किए कितने ही गुजार दिए। माना कि तुम्हारे चहेते भाई की शादी है, पर मत भूलो कि मैं अभी भी तुम्हारी चहेती बहन की शादी के मैं भी अपनी चहेती बहन की शादी की तैयारी में बिजी हूँ। फिर भी वक़्त निकाल ही लिया ना तुम्हारे लिए। दरिया ने अपनी एक ही सांस में सारी भड़ास निकाली। ओफ दरिया, कितना बोलने लगी हो तुम मेरे? अपने उसके कान नॉन स्टॉप बोलने पर चोट की। ये भी तुम्हारी ही मेहरबानी है मैडम। कहाँ है मैं मासूम सी थी, और कहाँ अब तुमने इतनी बातूनी बना दिया है मुझे। दरिया ने ठीक इल्ज़ाम लगाया। अच्छा बाबा, मानती हूँ कि तो मेरी गलती है। अब बताओ कैसी जा रही हैं तैयारियाँ? बिल्कुल फिट। तुम सुनाओ मेरे होने वाले जीजा जी कैसे हैं? अब दरिया ने पास बैठी मारिया को छेड़ने के लिए शौकी से कहा। मारिया ने उस पर किशन फेंका, जिसे वो कैच करेगी। क्या हुआ भाई, क्यों हंस रही हो? मीरब को दरिया का हंसना समझ ना आया। कुछ नहीं, वो मैं मारिया को तंग करी थी, ब्लश करी है। जीजा जी के जिक्र पर वो फिर से हंसी। अच्छा, मीरब भी बुझी सी हंसी। अच्छा बताओ, बारात वाले दिन कौन सा कलर पहन रही हो? वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। मीरब मध्यम सा बोली। उफ़ कितनी लेज़ी हो तुम। मीरब, सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और तुम हाँ दबाई। अच्छा दरिया, मैं बाद में बात करती हूँ, भाभी बुला रही हैं, शायद बाज़ार जाना है। अच्छा ठीक है, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मेरा फ़ोन बंद करके परेशान सी घुटनों में सर दिए बैठ गई। पता नहीं क्या होगा आगे। आखिरकार धूम धड़के के दरमियान शादी का दिन आन पहुँचा। आज तो मजनू साहब के दांत ही अंदर नहीं जा रहे। क्यों देवर जी सिद्रा ने कनान को छेड़ा, जो आज बेबात मुस्कुराया जा रहा था। भाई मनपसंद महबूबा बीवी के रूप में मिलने जा रही है, दांत कैसे बंद हो? समन ने भी हिस्सा लिया। बीजा ने दोनों बहुओं को नागवार नज़रों से तका। तुम सब यहाँ बातें कहीं बनाते रहोगी या फिर तैयारी की भी करोगे? निकलने के लिए देर हो रही है, वो गुस्से से बोली। उनके गुस्से से तो सबकी जान थी। अब भी तकरीबन वहाँ मौजूद सब लोग इधर-उधर हो चुके थे। तुम किस लिए बैठे हो? यहाँ जाना नहीं है? उन्होंने कनान से पूछा, जो अब भी वहाँ बैठा मोबाइल पर अरहम का मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा था। जा रहा हूँ
बीजान, मेरी तैयारियों को कौन-सा ज़्यादा वक़्त लग रहा मुस्कुराता हुआ क कहता अपने कमरे से की जानिब बढ़ गया। मारिया, मैं कैसे कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर, तो रहने की बिल्कुल आदत नहीं है मुझे। दरिया रो देने की थी। हाँ, मेरी जान, मैं भी यही सोच रही हूँ, कैसे रहोगी वहाँ तुम्हारे बगैर? मारिया, दरिया उठकर उसके गले लग गई और एक रवायती सा इमोशनल सीन क्रिएट हो गया। दोनों बहनें खूब रोईं। दरिया 8 साल की थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ। मारिया सिर्फ़ 3-4 साल ही बड़ी थी। उस पे फिर पर बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखा था उसने। दरिया का दरिया भी उसकी हर बात अब बिना चूँ-चढ़ा के किए मानती थी। तुम अपना बहुत सा ख्याल रखोगी ना, समझी? खाना-पीना, सोना, जागना, हर काम वक़्त पर करोगी। बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए किसी मामले में, वरना तुम्हारे कान खींचूँगी मैं। मारिया ने हँसते हुए उसके कान खींचे, वो भी मुस्कुरा दिया। अच्छा बस अब बिल्कुल नहीं रोना। मारिया ने बहन के आंसू साफ़ किए। और तुम भी अपना ख्याल रखना। वैसे तो जीजू होंगे, फिर भी, दरिया ने छेड़ा, बहुत बदतमीज़ हो तुम। आर्यन ने उसके बाजू पर मुक्का मारा। दरिया कहकहा लगाती खड़ी हो गई। अच्छा मैडम, अब पार्लर के लिए निकलना है, आपको जल्दी करें। हाँ, मैं निकल रही हूँ, तुम टाइम से आ जाना लेने के लिए। ओके मैडम। दरिया दिल पर हाथ रख कर झुकी थी। कमरे में दोनों बहनों की हंसी गूंजी। ये इन दोनों बहनों की आखिरी तवील और ज़ाती गुफ्तगू थी। दरिया ने आज बहुत सोची समझ के करान से बात करने का सोचा था। इसी मकसद के लिए वो डाइनिंग टेबल से उस पर उससे रूबरू थी। करान ने हैरतअंगी से सामने वाली चेयर पर बैठे देखा। वो हर रोज़ अपने कमरे में ही खाना खाती थी। दरिया ने बैठकर उसकी चमकती ब्राउन आंखों में हैरत को देखना देखा तो जल्दी से बोली, मुझे ज़रूरी बात करनी है। करान ने उसकी बात पर मुझसे, मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुना। उसकी मुस्कुराहट पर छिड़ी। बोलो क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। वो साथ साथ खाना खाने में मसरूफ़ था। दरिया खामोश से उसे घूरती रही। करान ने उसे खामोशी पाकर सर उठाया। वो घूर रही थी। उसे मुस्कुराहट दबाकर चम्मच भरकर उसकी तरफ खिलाने के अंदाज में बढ़ाया। तुम इस काबिल ही नहीं कि कोई बात की जाए तुमसे। वो गुस्सा जब्त करते खड़ी हुई। पहले तुम डिसाइड कर लो मुझे किस किस काबिल मानती हो। वो भी दो बदू बोला, तुम मेरी जूती बराबर भी नहीं। अच्छा। कनान ने बाकायदा झुककर उसकी जूती को देखा जिस पर वो आपे से बाहर हुई। टेबल से पानी का भरा गिलास उठाकर कनार पर छाल दिया। वो जो अभी अभी ओंठों पर दांत जमाकर हंसी रोक रखा था, पानी गिरने पर फौरन खड़ा हुआ। वो फिर पर पानी से भिगो चुका था। दरिया ने अपनी एक घुरी और डाली और मुड़ती हुई कमरे की जानिब चल गई। पीछे वो अपने कपड़े झाड़ता खड़ा हो गया। कहाँ तलाश करोगे तुम मुझ जैसा शख्स जो तुम्हारे सतम भी सहे और तुमसे मोहब्बत भी करे? भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे अपने कनान को लॉन्च में तैयार और अकेले खड़े देखकर कहा, हाँ हाँ, ओह हो भाई, आज तो हमारी गुड़िया सच में बलिस्तान से आई पड़ी लग रही है। करान ने बहन को तैयार देखकर प्यार से कहा। मीरब लाइट पिंक फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मैचिंग खिस्से और चूड़ियाँ पहने वाकई पूरी लग रही थी। अपनी तारीफ पर छेमती मुस्कुराई। अच्छा ना, बात बात सुने मेरी। हाँ बोलो। करान ने मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहा था। भाई, वो आज आपकी शादी हो रही है। करान हंसा, तो तुम्हें अब पता चला? वो बहन की बात पर मैं महसूस तो तुम्हें अब पता चला? वो बहन की बात पर महसूस हुआ। भाई प्लीज़ मेरी बात सुन ले। अच्छा बाबा सुनाओ। कनान ने होंठों पर उंगली। तो भाई, वो बीजान ने आपकी शादी दरिया से नहीं, मीरब बीजान की दहाड़ सुनाई दी। मीरब जल्दी से पलटी। बीजान अपने खून आलूदा निगाहों से उसे घूर रही थी। कनान, तुम जाओ बाहर, तुम्हारे बाबा इंतजार कर। जी। कनान वापस पास से होकर जा बाहर से। बीजान मीरब की तरफ बढ़ी। अभी जल्दी है, चलो तुमसे आकर पूछती हूँ मैं। मीरब सर झुकाए उनके पीछे पीछे चल दी। इस शख्स का मसला क्या है आखिर? ये अपना बात क्यों नहीं चाहता? दरिया की सोयूज़ की एबटाबाद नचाने अड़ी हुई थी। उस दिन बात करने गई तो वो इडियट एवं ही फ्री होता रहा। आज आ जाए, बात क्लियर करके ही दम लूँगी। दरिया ने फैसला किया। शाम को कनान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो जल्दी से कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई। कनान जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, सामने ही ऐसे दुश्मन जहाँ को देखकर अंदर तक सरशार हो गया। अस्सलाम वालेकुम करीब आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम खिलाफ ममूल। दरिया ने जवाब देकर कनान को हैरान किया। कैसी हो? ज़्यादा फ्री मत हो, समझे? वो अपनी टोन में आई। थैंक गॉड, मैं समझा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। करान ने छेड़ा। मुझे तुमसे बात करनी है, सो बी सीरियस मिस्टर करान लाशारी। जो हुक्म वो झुका। दरिया ने घूरी दी। आप कोई बात करने वाली थी? मिसेस करान ने उसे घूरते हुए पाकर याद दिलाया। तुम अहमदाबाद क्यों नहीं चाह रहे? क्या ये निकाह खुफिया रखने के इरादे है से? क्या तुमने खुफिया निकाह वो होता है मिस दरिया जो एक दो लोगों की मौजूदगी में मुंह अंधेरे किया जाए, और हमारे निकाह में कम से कम 50 से ज़्यादा लोग होंगे। फिर ये खुफिया कैसा हो? मैंने तुमसे निकाह की इस उर्दू न सुनाने को नहीं कहा। जो पूछा उसका जवाब न दो बस। वो गुस्से से बोली, तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रुको मिस्टर। दरिया ने बाजू फैलाकर रास्ता रोका। जवाब दो पहले, फिर जाना कमरे में।
मैं वहाँ नहीं जाता। दो टोक जवाब आया। क्यों? मेरी मर्ज़ी, भाड़ में गई तुम्हारी मर्ज़ी। हम इसी वीक एबटाबाद जाएँगे। मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हारे जाने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। टका सा जवाब आया। अब के दरिया ठटकी उसके इनकार पर। तुम क्यों नहीं जाओगे? साफ-साफ जवाब दिया करो। बिला वजह बात को घुमा फिरा कर करने वाले से मुझसे सख्त नफ़रत है। दरिया ने नाक सकेड़ कर कहा। मैं पिछले 4 साल से एबटाबाद नहीं गया हूँ, वो ना और ना ही वहाँ से कोई आया है। बस या कुछ और। कनान ने तेज लहजे में कहा। 4 साल? दरिया के हल्काई। जी 4 साल। गिव मी अ साइड प्लीज। दरिया हटी। कनान पास से होकर धड़ धड़ सीढ़ियां पलांग गया। 4 साल यानी इस वाक्य के बाद। दरिया हैरानों परेशान करी। तो क्या मीरब ने सच कहा था? ये वाकई मुझसे? उसके आगे वो सोच ना सकी। मैरिज हॉल में बारात का रवायती अंदाज में मुस्तकबाल की कनान के चेहरे पर से तो मुस्कुराहट एक मिनट को ना रुकी थी। अरहम और वलीद से काफ़ी छेड़ चुके थे, पर कनान पर किसी बात का असर न था। वो मुसलसल बात बेमात मुस्कुरा कर उन दोनों को जलस कर रहा था। मुझे भी शादी करनी है। अरहम ने बच्चों के अंदाज में पाँव ज़मीन पर मार कर वलीद से जिद किया। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं, ये बात आंटी से जाकर करो। वलीद उसकी अंदाज पर चिढ़ा। नहीं, बस मुझे अभी शादी करनी है। वो बाज़द था। कनान अपने कहके के मुश्किल रोके बैठा था। उठ दफ़ा हो, जाकर आंटी के पास बैठ। वरीद ने उसका हाथ झटका और हम के उसके घुटनों पर रुक कर जिद कर रहा था। अबे हट साले तेरे तो। गनान और अरहम हाथ पर हाथ मार कर कह लगाने लगा। अरहम हमेशा जान बूझ कर वरीद को छेड़ता और बेवकूफ़ हमेशा ही चिढ़ जाता था, जैसा कि अब। और इन दोनों को मुंह फाड़ कर हंसे देकर मजीद चिढ़ा। भाड़ में जाओ खबीसों। वलीद फिट्टे मुंह कहता जाने को खड़ा हुआ। अबे किधर? और हमने उसका हाथ पकड़ा। छोड़ दे ना, वरना। उसने मारने को हाथ बुलंद किया। क्या कर रहे हो तुम सब? मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ। तुम लोगों को कहीं से महजब लोग नहीं लग रहे तुम तीनों। क्या सोच रहे होंगे लोग? ये जो कर्ज कहाँ से लेकर, ये जोकर्स कहाँ से लेकर आए हैं? साथ कशान ने संजीदा से डांटा। नाउ बी सीरियस। जो मस्करियाँ करनी है वापस घर जाकर करना है, अंडरस्टैंड? जी। तीनों ने हाँ में सर हिलाया। और वलीद तुम मेरे साथ चलो, कुछ काम है। कशान ने वलीद को मुखातिब किया। जी भाई। वो मौदब सा सर हिलाता कशान के पीछे पीछे चल पड़ा, जबकि उन दोनों ने वलीद के पीछे अंदाज मुश्किल मंडता कह कहा रोका। उफ कितनी प्यारी लग रही हो मेरा। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दरिया ने उसकी बड़ी विपो के अंदाज में बुला बुला ले ली बुलाएं ली। तुम भी कम नहीं लग रही। हाय मेरे मीरब, तुम तो शर्माती भी हो। वो दरिया खुश आने वाली हुई। दफ़ा हो जाओ दरिया, बहुत बदतमीज़ हो तुम। मीरब ने उसके बाजू पर मंच मारा। अच्छा मुझे बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? दरिया ने चारों ओर गोल चक्कर लगाकर पूछा। बहुत बहुत प्यारी। कसम से। मीरब उसके गले लगी। हाँ हाय पीछे हटो। हाँ, दरिया ने शर्माने की नाकाम एक्टिंग की, जिस पर दोनों कह बुलंद हुआ। मारिया कहाँ है? आ गई। पार्लर से नागिन ब्राइडल रूम में दाखिल हुई। जी आ गई है, वॉशरूम में है। दरिया ने जवाब दिया। ठीक है, निकलती हो है तो बाहर ले आओ निकाह के लिए। वो कहती हुई वापस चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों मारिया का हल्का सा घूंघट लगा ले बाहर स्टेज की तरफ जा रही थी। मीरा बाकायदा कांप रही थी, ये सोच कर के क्या होने वाला है। दूसरी तरफ दरिया आने वाले तूफान से अनजान सरसारी खुशी खुशी कदम उठाती चली जा रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग उनकी ही की तरफ मतवजा। वो स्टेज से चंद गज के फासले पर थी जब मीरब ने भाई की मुस्कुराहट को समेटते देखा। करान ने जो साथ बैठे अरहम को बात पर मुस्कुराया था कि नज़र सामने उठी। पहले नजरें साकत हुई, फिर मुस्कुराहट सिमटी। दरिया तो सामने थी, फिर घूंघट में दुल्हन बनी लड़की कौन थी? वो साकत सा बैठा सोच रहा था। उसका दिमाग अलार्म दे रहा था कि सब गलत से है सब। दरिया स्टेज पर इतने लड़कों को देखकर कंफ्यूज हुई, क्योंकि सबकी ही नज़रें उन्हीं पर थीं। वो हिचकिचाती हुई मारिया को सोफे पर किनार के बराबर बिठाकर मरने ही वाली थी जब किसी ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। दरिया कनान का जवाब सुनकर शॉक्ड थी। क्या वाकई वो सच कह रहा था? वो यकीन बेयकीनी के दरमियान डोल रही थी। सच ही क्या कह रहा होगा, वरना वहाँ से तो कोई आता यहाँ, या फिर कोई फ़ोन ही इनका आता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। फिर वाकई कनान उस दिन नहीं चाहता था इसकी शादी उसकी से हो रही है। मीरब तो जानती थी ना, ना सब उसने क्यों नहीं बताया किसी को? मीरब तुमने अच्छा नहीं किया, ना सिर्फ अपने भाई के साथ बल्कि मेरे साथ भी। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? हम दोनों से के खामोशी से बर्बादी इसका तमाशा देखती रही। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर गई। तुम्हारी एक चुप ने मेरे हंसते बसते घर को लम्हों में जाड़ दिया। क्यों क्यों किया तुमने? मेरा क्यों? वो सिसक रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा?
कितना भयानक खेल खेला तुमने। तुम्हारी इसी मामूली खामोशी से ने मुझसे मेरी बहन छीन ली। मेरा बाप उस दुख का सीने से लगाए इस दुनिया से चला गया। मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। आज 4 साल बाद वो फिर इनसे इन जियतों को याद करके ज़ोरों कतार रो रही थी। दरिया ने मुड़कर तो देखा, उसका हाथ बीजान के हाथ में था। तुम कहाँ जा रही हो? बहन के पास बैठो, अभी निकाह होने वाला है, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। बीजान ने जेब से मुस्कुराहट के साथ कहा। जी। दरिया मारिया के साथ ही सोफे पर टिक गई। इतनी ही में मौलवी साहब दीगर अफराद भी स्टेज पर आ गए। वो दरिया उठकर थोड़ा फासले पर खड़ी हो गई। मौलवी साहब शुरू करे। करान सब को सुन रहा था पर सही समझ नहीं पा रहा था। उसके दिलो दिमाग में यही था कि उसे धोखा दिया जा रहा है, पर किस तरह? उसके अपने घर वाले या फिर दरिया के घर वाले? वो समझ से कासिर था। मारिया इजाबो कबूल कर चुकी थी, जिसे कनान अपनी सोचों में सुन ना पाया था। अब मौलवी साहब उसकी तरफ मुड़ चुके थे। कनान लाशौरी वल्द कमाल शाह लाशौरी, क्या आपको मारिया हयात वल्द मोहसिन हयात बाबू से 5 लाख रुपए अकमहर उनसे निकाह कबूल है? कनान नाम पढ़ ही उठ चुका था। मारिया हयात दरिया हयात की बड़ी बहन कबूल है। फिर से सदा आई। कनान, हाँ बोलो। पीछे से काशान ने कंधा हिलाया। नाम पर और दरिया को सामने देखकर वो भी चौंक चुका था, मगर फिलहाल हकीकत से बेखबर था। कनान, कमाल आशरी की आवाज़ आई। बीचान भी बेटे की खामोशी पर ठिठक चुकी थी। उनकी बाजी उल्टने वाली थी। क्या वहाँ मौजूद सब लोग कनान की तरफ मतवजा हो चुके थे? क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से दरिया से कहा। नहीं, नहीं है कबूल मुझे ये निकाह। कनान की धार नुमा आवाज़ पर हर तरफ गूंजी। सब साकत हो गए। क्यों? क्या क्यों? ऐसा कि कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मारिया घूंघट उठ चुकी थी। दरिया ने जल्दी से पास आकर उसका हाथ थमे, जो बिल्कुल सर्द हो चुके थे। कनान, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको कनान, निकाह के बगैर नहीं जा सकते, तुम वापस आओ। रुको। उसे कनान को अपने पीछे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर वो उन सब आवाज़ों को इग्नोर करता अंधी तूफान की तरह वहाँ से निकल गया था। मोहसिन याद दिल पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठ चुके थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इतनी जिल्लत, इतनी सुराई, वो अभी इतने लोगों में वो ढह चुके थे। बाबा, दरिया बाप की जानिब भागी, जो बेहोश हो गए थे। पानी लाओ जल्दी, नगीन की आवाज़ आई। अब सब लोग मोहसिनात के गिरे वजूद के गिर्द घेर डाले खड़े थे। हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। काशान आगे बढ़े। रुको, हाथ मत लगाना मेरे बाबा को। दरिया चिल्लाई। क्या कह रही हो बेटी? हमें मोहसिन साहब को हॉस्पिटल ले जाना। तबीयत कमाल अशरी की बात बीच में ही काट दी गई। हम खुद ले जाएंगे, समझे? आप जो तमाशा लगाना है वो लगा चुके हैं। आप लोग अब दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना सरमद नगीन बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। जी मैडम, इन सबको दफ़ा करो यहाँ से। मुझे ये घटिया लोग यहाँ नजर ना आए। अंडरस्टैंड? ओके मैडम। सरफराज साहब, जने मोहसिन को लेकर हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है। जी मैडम। नगीन मैनेजर सरफराज के साथ मोहसिन को हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। वहाँ मौजूद मेहमान भी चाय मगोइयाँ करते वापस जा रहे थे। दरिया वहीं ज़मीन पर घुटनों में सर्दियाँ बैठी थी। मीरब दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी तरफ बढ़ी, मगर बीजान उसका हाथ पकड़ बाहर की तरफ चल दी। रौनक छट चुकी थी वहाँ। रौनक छट चुकी, वहाँ सन्नाटा हो चुका था, मौत का सन्नाटा। दरिया दरिया, व्हाट हैपेंड? रो क्यों रही हो? कराने दरिया को ज़मीन के ऊपर बैठते रोते देखकर उसके करीब बैठकर पूछा। दरिया, उसने कंधा हिलाया। दरिया, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड? कराने ने उसे हनूज रोते देखकर फिक्रमंद हुआ। क्या मिला तुम्हें इस रोज़ हमारी बेइज्जती करके? क्या तुम बिना निकाह के वापस आ गए? कनान लाशौरी, क्या कमी थी मेरी बहन में? क्या बिगाड़ा था उसने? तुम्हारा क्यों किया तुमने उसे ऐसा? क्यों? दरिया उसका गिरबान पकड़े झंझोड़ते हुए पूछ रही थी। क्या हुआ? क्या है दरिया? वो अब भी समझ ना पाया। तुम क्यों नहीं जानते क्या हो चुका था उस रोज़? तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया कनान, सब खत्म। मैं कभी तुम्हें गने माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो कनान के बाजू में झूल गई। दरिया को उस खामोशी से वहशत हुई। उसे घुटनों से सर उठाकर स्टेज की तरफ देखा। स्टेज खाली। मारिया, दरिया के मुंह से चीख बुलंद हुई। सब लोग मुस्तनयात के गिरने पर उनके तरफ मतवज्जा हो गए। दरिया भी उस तरफ भागी थी। मारिया स्टेज पर अकेली थी। उसके कानों में करीब खड़े लोगों की भयानक आवाज़ें आ रही थी। उफ, ये क्या हो गया बेचारी के साथ? अब कौन करेगा उससे शादी? कोई ख़ानदानी तो हरगिज़ नहीं करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसकी बारात वापस चली गई। ज़िंदगी बर्बाद हो गई बेचारी की। तौबा। मोहसिन साहब अच्छे भले समझदार आदमी, क्या सोच कर बेटी करे से ऐसे लोगों में किया जो यूं भरे बाजार में बेइज्जत कर गए। हर तरफ ऐसी ही बातें हो रही थी। मारिया आहिस्ता से उठी और भारी लहंगा उठाकर हाल के एग्जिट डोर पर की तरफ बढ़ी। अरे मारिया, तुम क्या कहाँ जा रही हो? मारिया को अपने पीछे से आवाज़ें आई, मगर वो कान बंद किए चलती हुई रोड तक पहुंची और बिल्कुल सीधा ऐन सड़क के पीछे बीच आगे से आगे चलती जा रही थी। उसके कानों में अल्फाज गुडमड हो रहे थे। नहीं कबूल मुझे ये निकाह। अब कौन करेगा इस बेचारी से शादी?
कोई ख़ानदानी तो नहीं, बारात वापस चली गई बेचारी की, मुझे कबूल नहीं ये निकाह नहीं। मारिया को सामने से इधर-उधर डोलती हुई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसको कोई अमीर ज़्यादा नशे में धुत होकर ड्राइव कर रहा था, और गनूदगी की वजह से वो हिचकोले खाती तेज़ी रफ्तार का कार कंट्रोल करने में नाकाम था। मौत ने उसी पल मारिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन कोशिश करें पेशेंट किसी किस्म की टेंशन न ले। जी, वो परेशान नहीं, सब परेशान सा बोला। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर वाइफ। डॉक्टर कनान के चेहरे की अड़ी हुई हवाएं देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। जी। कनान सहमता हुआ मुस्कुराया। जाए नहीं यार, क्लिनिक से घर लेकर घर के लिए निकला ही था तो तुम्हारी कॉल आ गई। अब तो मेरी बीवी हाई अलर्ट हो कर चुकी है, कर चुकी होगी सबको, और तुम्हारा दोस्त यकीनन अपनी CID बना ही भी चुका होगा मेरी तहकीक के लिए। अहमद की बात पर कनान का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। ये तो ठीक कहा आपने, वैसे एक कप चाय तो ज़रूर हो जानी चाहिए। कनान हंसता हुआ बोला। नहीं यार, फिर भी कभी ना सिर्फ चाय बल्कि भाभी बेगम ने हाथ का खाना भी खाएंगे, बिल्कुल ज़रूर। तो फिर इजाज़त दो, ये देखो अरहम का फ़ोन आ रहा है। अहमद ने आहिस्ता से हंसते हुए फ़ोन उसकी तरफ लहराया। चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम भाभी का ख्याल रखो, खुदा हाफिज़। का नाम अहमद और अरहम का भाई को गेट तक छोड़ने गया। सामने से आती गाड़ी मारिया को कुचल चुकी थी। मोहसिन हयात को सीरियस अटैक हुआ था। वो ICU में अंडर ऑब्जर्वेशन थे। डॉक्टर्स ने हर तरह की बड़ी खबर से देने से मना किया था, इसलिए नगीन हयात ने उन्हें मुतला किए बगैर ही मारिया की मैयत को दफना दिया था। दरिया को होश ही कब था कि कुछ समझ पाती। वो तो उलटी पटी सी अकेली रह चुकी थी। उसकी बहन उस घर से रुखसत होने के निकली थी, और वाकई रुखसत हो गई थी हमेशा के लिए। वो ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रही थी। उसकी माँ जाई उसे अकेले जा चुकी थी, और वहाँ उसे इस हकीकत का यकीन दिलाने वाला भी कोई ना था। वो अकेली रह गई थी। 2 हफ्तों बाद मोहसिन हयात हॉस्पिटल से चार होकर घर आए। दरिया बाप का देखकर बेकाबू होती उनके गले लगकर खूब रही। बाबा, मारिया चली गई हमें छोड़कर। बाबा, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर? बाबा प्लीज़ मारिया को वापस ले आए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, प्लीज़ बाबा। रोती हुई बाप से फरियाद करी थी। मोहसिन को शायद नगीन उनकी तबीयत संभलने पर बता चुकी थी। दरिया बेटा, संभालो खुद को, मेरी जान, ये कुदरत का फैसला है जिसके आगे हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो खुद भी निढाल से थे, बेटी का आखिरी दीदार भी न कर सके। कितने बदनसीब बाप थे वो। संभालो खुद को मेरी बेटी, मेरी खातिर बेटा। उन्होंने दरिया के आंसू साफ किए। हाँ जी। दरिया ने सुर्ख सूझी आंखें रगड़ कर सर हिलाया। चलो शाबाश, मुंह धो जाकर, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इसलिए अब मैं तुम्हें रोते हुए न देखूं। बहन को कलाम पाक पढ़कर बख्शो ताकि उसे सुकून मिल सके। हाँ जी। मोहसिन रूम में चले। अब क्या फिर से तबीयत बिगाड़नी है? नगीन ने उसे इमोशनल सीन से तंग आकर कहा। हाँ चलो। वो आहिस्ता आहिस्ता रूम की तरफ बढ़े। दरिया भी वज़ू करने चल दी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बीजान जवाब दें। कनान चट्टानों जैसे लहजे में सुर्ख चेहरे लिए मासूम खाती था। इस वक्त हॉल में सब लोग मौजूद थे। कनान इस दिन मैरिज हॉल से वापस करना आया था। आज पूरे 20 दिन बाद वो घर आकर बीजान के रूबरू था। बीजान खामोश बैठी थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे बीजान, वो फिर से बोला। कनान, किस लहजे में माँ से बात करे हो तुम? होश में तो हो? कमाल लाशरी ने उसे होश में आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ हूँ। आप और आपकी लाडली बेटी भी इस प्लानिंग में बराबर की शरीक हैं, इसलिए मुझे आप दोनों से भाई प्लीज़। मीरा रोती हुई कनान की तरफ आई। स्टॉप एट नॉनसेंस। उसने बहन के आंसू सा को देखकर कहा। भाई आई सेड जस्ट शट अप। ना तो तुम्हारा भाई हूँ मैं, ना तो मैं तुम्हारा भाई, ना तुम मेरी बहन। अंडरस्टैंड? कराने उंगली उठाकर वार्न किया। बीजा ने बताया मुझे क्यों किया आपने वैसा? अपने बेटे के साथ है, हाथ फैमिली के साथ क्यों धोखा दिया? मुझे बताएं। वो बजिद था। कनान, बेटा मत कहें बेटा, अगर बेटा समझते तो बेटा की खुशियों को इस तरह ना उजाड़ते। अगर आपको लगता है आप मेरी माँ हैं, माँ आपके जैसी नहीं होती बीजान, जो अपने हाथों से अपनी लाहत की ख्वाहिशात का गला घोंट दे। आपने तो क्या क्या तो वो किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। वो बेबस सा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। कनान, तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए अपने फिक्र में जाओ, कमरे में जाओ, मैं इस बारे में फिर बात करेंगे। कमाल लाशारी ने तहम्मुल से कहा। नहीं करनी मुझे इस बारे में मजीद कोई और बात, ना ही मुझे आपके इस महल नुमा घर में कोई कमरा चाहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से सबको लात मार कर, और दोबारा या तो मेरी मैयत यहाँ आएगी या फिर मैं तब आऊँगा जब बीजान अपनी किए की माफ़ी मांगेगी। हमायत फैमिली से है। क्या कह रहे हो? कनान का शान की खामोशी टूटी
ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، وہاں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار یہی ہے، یہی سدھاریں گی یہ سب صاحب جی۔ باہر کوئی لڑکی آئی ہے، ملازمہ نے مداخلت کی۔ کون؟ حسان لاشاری نے پوچھا۔ نام نہیں پوچھا ان سے، کہہ رہی ہیں مجھے حنان لاشاری سے ملنا ہے۔ اچھا بھیجو یہاں۔ کشان نے لڑکی کو ہال کمرے میں لانے کو کہا۔ چند منٹ بعد جو وجود چادر میں لپٹا ہال میں داخل ہوا، اس کو دیکھ کر سب ساکت ہو گئے، خاص کر گنان۔ دریا کو ہوش آیا تو اس نے کروٹ بدلنے چاہی، مگر ساتھ لیٹے وجود کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکی۔ لیمپ کی مدھم روشنی کی میں دریا کو اپنے ساتھ لیٹا گنان نظر آیا۔ یہ کیوں یہاں سو رہا ہے؟ اتنی ہمت اس کی کہ یہ اس طرح فائدہ؟ دریا کے دماغ میں چمکا ہوا اسے یاد آیا کہ وہ روتی روتی بے ہوش ہو گئی تھی، اور یہ یہاں یقیناً میری ذمہ داری کو موجود ہے، پر خبر گیری تو صوفے پر لیٹ کر بھی ہو سکتی تھی، مگر نہیں ہر وقت ہیرو جو بننے کا شوق ہے لارڈ صاحب کو۔ اوہ، دریا نے ناک چڑھایا۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی لیٹی سیلنگ کو گھورتی رہی، پھر تنگ آ کر گنان کی طرف کروٹ بدلی۔ اب دریا مدھم روشنی میں گنان کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ سیدھا لیٹا، ایک بازو سینے پر جبکہ دوسرا دریا کے سر کے نیچے موجود تکیے پر ذرا اوپر کو پھیلا رکھا تھا۔ وہ دریا آج پہلی دفعہ اتنے قریب اور غور سے گنان کو دیکھ رہی تھی۔ سوتے میں بلا شبہ وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ دریا کا دل چاہا کہ اس کی ہلکی بڑی شیپ کو اپنے ہاتھوں سے چھوئے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کو اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر روک بھی لیا۔ لا حول ولا قوت۔ اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی اور چپ چاپ پھر اس کی نقوش کو ازبر کرنے لگی۔ ہال کے دروازے سے چادر میں لپٹی دریا اندر داخل ہوئی۔ سب منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ دریا آہستگی سے چلتی ہوئی کنان کے قریب آئی۔ کنان اسے اپنی طرف جاتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دریا نے پاس آ کر اس کا نڈھال سا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ چہرہ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ دریا نے سوچا، پھر ہاں میں جواب پا کر چٹاک کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ دریا نے اپنی پوری قوت سے کنان کو تھپڑ مارا۔ یہ کیا کری ہو لڑکی؟ بی جان سب سے پہلے ہوش میں آئی۔ وہ ہی جس کا یہ حقدار ہے۔ دریا سپاٹ چہرے لیے سپاٹ لہجے میں بولی۔ اب وہ سر جھکائے کھڑے کنان کا گریبان پکڑی جا چکی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا کنان لاشاری؟ اس نے بہت جھڑ کر پوچھا۔ تم جانتے ہو تم قاتل ہو؟ کنان کا جھکا سر جھٹکے سے اٹھا۔ تم قاتل ہو کنان لاشاری؟ تم نے میری بہن کو مار دیا، تم نے مجھ سے میری ماں جیسی بہن کو چھین لی، تم قاتل ہو؟ قاتل؟ دریا اس کے گریبان کو جھنجھوڑتی روتی ہوئی چلا رہی تھی۔ مر گئی ہے میری بہن، منا لو، خوشیاں کر لو جشن۔ تم یہاں یہی چاہتے تھے نا؟ یہ ہو چکا ہے۔ ماریہ چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے، اور میں تمہیں اس لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ سنا تم نے کنان لاشاری؟ تم کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گے، میری بد دعا ہے اور میری بد دعا۔ چپ ہو جاؤ لڑکی۔ بی جان کی کڑک دار آواز سنائی دی۔ دریا کنان کو چھوڑ کر ان کی طرف مڑی۔ اور آپ بھی سکون کو ترسیں گی؟ بی جان یقین ہے ایسی اولاد کو اس دنیا میں لانے والی، ان کی اتنے گھٹیا انداز میں تربیت کرنے والی آپ ہی ہیں۔ دریا انگلی اٹھائے بی جان کو کہہ رہی تھی، میں تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے منہ لگنے بھی نہیں چاہتی، جو پہلے غیر مردوں کو لبھاتی ہیں پھر معصوم بننے و چلنے آتی ہیں۔ بی جاؤ بی بی، کہیں اور جا کر ہڈیاں سمیٹو، یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا تمہیں، بی جان حقارت سے بولی۔ استغفر اللہ۔ کنان ماں کے منہ سے دریا کے لیے ایسے گرے الفاظ سن کر شوکدہ دریا سجائیاں ہنسی۔ مجھے یقین آ چکا ہے کنان لاشاری آپ ہی کا بیٹا ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کیوں میرے لیے ایسے لفظ استعمال کری ہیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو دوسرے بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں، وہ سب آپ کی اکلوتی بیٹی کے سامنے آ جائے۔ دریا نے دکھی نظروں سے میرب کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی تم جیسی نہیں ہے۔ بی جان، کنان نے پوری قوت سے پکارا، آپ چپ ہو جائیں۔ کمال لاشاری نے بیوی کو چپ رہنے کو کہا۔ دریا بیٹا، آپ ماریہ کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کمال لاشاری نے دریا سے پوچھا۔ آپ لوگ مار چکے ہیں اسے، وہ مر چکی ہے ماریہ اسی دن۔ وہ دریا کا گلا رند گیا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ دریا رکو پلیز میرب، اس کے پیچھے لپکی دریا۔ وہ باہر گیٹ کے پاس اس کو روک چکی تھی۔ دریا، اس سب میں بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب بی جان کا کیا ہوا ہے۔ اس روز بھائی نہیں جانتے تھے کہ ان کی شادی تم سے نہیں بلکہ ماریہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم وہاں ماریہ کا نہیں بلکہ تمہارا پروپوزل لے کر آئے تھے، مگر بی جان نے غلط بیانی کر کے ماریہ کا کہہ دیا۔ بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، پلیز ان کو سزا مت دو، میرب ایک ہی سانس میں بولی۔ دریا رکو۔ تو دریا آدھی بات سن کر جا چکی تھی، کیونکہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ جو نہ تھا۔ تو آج ہم سیکنڈ پارٹ کو یہیں پر ختم کریں گے، اس کے لاسٹ پارٹ پڑھیں گے ہم لوگ کل۔